ये समझना चाहिए कि अस्थमा की शायद उसको शुरुआत हो रही है? पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट्स होती हैं कि वो उसको चलने में सांस लगता है, सीढ़ी चढ़ने में या फिर मोर देन यूजुअल एक्सर्शन में, मानो तेज चलने में, या फिर कोई भार उठाए या कोई काम करे। उसके अलावा उनको खांसी रह सकती है। दैट मीन्स डॉक्टर साहब इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आ जाती हैं? अगर अस्थमा अनकंट्रोल्ड है और बहुत लंबे समय से है तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी बन जाती हैं। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि सांस फूलने जैसी तकलीफ से अक्सर आंका जाता है, लेकिन इसमें कुछ और तरह के सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। माइनर से लेके ये सिवियर हो सकता है और कुछ केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स भी इसमें आ सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट क्या रहता है, इस बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत गोयल के साथ, हु इज़ सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन। डॉक्टर हेमंत, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। आपसे मैं बात करना चाहूँगी आज अस्थमा के बारे में। टर्म जो है वो बहुत कॉमन है सुनने में, लेकिन इसको मेडिकली किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, अस्थमा या आम भाषा में जिसको दमा बोलते हैं जी, इसकी डेफिनेशन जानने से पहले हमें लंग्स की या हमारे फेफड़ों की बनावट के बारे में कुछ आइडिया लेना जरूरी है। जी। हमारे फेफड़ों में जैसी हवा घुसती है तो सामने ट्रेकिया या सांस की नाली है, और वो दोनों लंग्स के लिए दो अलग ब्रोंकाई बन जाते हैं, और उसकी फिर वृक्ष की तरह छोटी छोटी टहनियाँ बनती हैं जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। तो अस्थमा बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन है सांस की नलियों की। इट इज़ अ डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज, सांस की नाली की इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से सांस का अंदर कम जाना और सांस में साए या वीजिंग जैसी आवाज़ होना। जी, तो किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं? इन्फ्लेम्ड, जैसे आपने बताया कि स्वेलिंग वहाँ पर आ जाती है सांस की नली में, और क्या सिम्टम्स आते हैं जिसके बेस पर पेशेंट को ये समझना चाहिए कि अस्थमा की शायद उसको शुरुआत हो रही है? देखिए, यूजुअली पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट्स होती हैं कि वो उसको चलने में सांस लगता है, सीढ़ी चढ़ने में या फिर मोर देन यूजुअल एक्सर्शन में, मानो तेज चलने में, या फिर कोई भार उठाए या कोई काम करे। उसके अलावा उनको खांसी रह सकती है, और कई बार ये देखा गया है कि सोते टाइम में या अर्ली मॉर्निंग की खांसी है वो भी अस्थमा को सूचक है। और कई बार ये भी है कि चलने फिरने के अलावा कई लोग को बैठे बैठे सांस फूलने लगता है, जो इनिशियली तो वो जब तक चल रहा होता है तो आप अपनी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी करके अब उसको इग्नोर कर देते हैं, पर हमारे पास कई बार पेशेंट ऐसा आता है जब वो इतना बिगड़ चुका होता है कि उसको बैठे बैठे भी सांस लगने लगता है। जी, डॉक्टर साहब, इसका मेन कॉज क्या रहता है प्रॉब्लम का? जेनेटिक होता है या लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है? क्या अदर कॉज रहते हैं? इसके दोनों कॉजेज हैं, जेनेटिक भी है और लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है। जी, जेनेटिक में कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दादा को है तो बेटे को भी होगा, सीधा स्किप भी होता है। कई बार दादा को है, बच्चों में किसी को नहीं है, पोते को है, ओके, तो स्किप भी होता है। तो अनुवांशिक तो है ही है, जेनेटिक भी है बीच में। लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत है। लाइफस्टाइल रिलेटेड का आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लो किसी को आइडेंटिकल ट्विंस हुए, दो बच्चे हैं, मान लो एक दिल्ली एनसीआर में रह रहा है और एक मान लो पहाड़ों के साफ सुथरे वातावरण में रह रहा है, तो लाइक्लीहुड उसका ज़्यादा है जो कि दिल्ली एनसीआर में रह रहा है कि उसको सांस का या अस्थमा होना। तो उससे ये सिद्ध होता है कि उसमें उसका पॉल्यूशन जो उसका लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें डायग्नोसिस के बारे में, तो इन सिम्टम्स के अलावा जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है या एलर्जिक रिएक्शन जैसे आपने बोला कि किसी तरह के आ रहे हैं, किस तरह के पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर हम अस्थमा को डिटेक्ट कर सकते हैं? पर डायग्नोसिस की पहले तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उससे डिटेल में पूछेंगे पेशेंट से तो आपको क्लू जरूर मिलेगा कि उसको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी है। जी। अब वो इनहेल्ड भी हो सकती है, वो कोई आपकी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, इवन साबुन, आपका कोई भी कॉस्मेटिक, फिर खान पान के पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहीं बाहर खाना खाया, उसके बाद कई लोग को छपाके पड़ जाते हैं, वो भी अस्थमा से रिलेटेड है, वो भी उसी एलर्जी का पार्ट है। कई लोग बाहर से कहीं कुछ खा के आए, उसके बाद उनको स्नीजिंग हुई, छपाके पड़े और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, तो ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस ही हैं।
जब वो सांस की नाली को इन्वॉल्व करते हैं तो वो एस्मा रूप धारण कर लेते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं? क्या सिर्फ मेडिकेशन ऑप्शन है या कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं? देखिए, मैं दोनों को एक साथ डिस्कस करूंगा, डायग्नोसिस को भी और ट्रीटमेंट को भी। जी। डायग्नोसिस में हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास जो सिंपल टेस्ट है उसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या उसको स्पायरोमीट्री बोलते हैं, और उसी का होम वर्जन जो है वो पीक फ्लोमीट्री है। तो वो घर पे भी पेशेंट अपना सांस का फंक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, पर डिटेल्ड लंग फंक्शन के लिए हम लोग उसको हॉस्पिटल में वी कैन वर्कअप। तो हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन और फीनो जैसे टेस्ट हैं जी। और एक बार हमने उसको डायग्नोज कर लिया एस्मा, देन ही और शी कैन बी पुट ऑन अ मेडिसिन। जी। एंड अगर स्टेजेस सेकेंड 2 में पहुंच जाता है, मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिल रहा है एस्थमा के पेशेंट को, देन व्हाट आर द ऑप्शंस? शुरू में तो अच्छे इनहेलर या नेबुलाइजर से ही ट्राई किया जाता है जी। और अधिकतर पेशेंट उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो बहुत ही निग्लेक्टेड पेशेंट हैं, जिन्होंने कभी आज तक इलाज नहीं लिया है, या फिर बहुत पुराने पेशेंट हैं जिनको 20-20 साल से ज़्यादा का बीमारी हो गया, वो लोग लेटर स्टेज में प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में। उन लोग को आईसीयू का एडमिशन का भी ज़रूरत पड़ता है जी। तो उन केस में हमें बाहर से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, और कई बार सीपैप और बाईपैप नाम की मशीन्स हैं, इनकी हेल्प भी लेनी पड़ती है। जी। तो दैट मीन्स डॉक्टर साहब इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आ जाती हैं कुछ केसेस यस, में? अगर एस्मा अनकंट्रोल्ड है और बहुत लंबे समय से है तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी बन जाती हैं। जी। इनहेलर्स की आपने बात करी है, क्या इनहेलर्स कम्प्लीटली सेफ होते हैं? क्योंकि कुछ लोग काफ़ी डरते हैं इनहेलर्स को यूज़ करने से। इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स को लेके बहुत डर है। जी। इनहेलर्स के अंदर जो दवाई है वो माइक्रोग्राम अमाउंट में होती है। जी। मतलब आप यूँ समझिए कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम है। जी। तो इनहेलर अगर आपका पावर 250 लिखा है तो इसका मतलब वो 250 माइक्रोग्राम का है। जी। मतलब वो 0.25 मिलीग्राम का है। अगर हम एक छोटा सा कफ सिरप भी पियेंगे उसमें भी 5-10 मिलीग्राम दवाई होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो कफ सिरप ओवर द काउंटर ही लोग पता नहीं कितने पी जाते हैं, उनसे भी कम मात्रा में दवाई है। केवल उनकी शक्ल देख देख के पता नहीं क्यों पेशेंट भयभीत रहते हैं। अदरवाइज इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स में सिरप टैबलेट से बहुत कम दवाई है और लॉन्ग टर्म सेफ्टी बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, तो सेफली उनको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। मैं बल्कि आपको यहाँ रुका था, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हमारे पास कई माँ बाप आते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको लगता है कि इनको इनहेलर देंगे तो पता नहीं इनको क्या हो जाएगा, और वो यूजुअली हमारे पास आते हैं तो वो पनप नहीं रहे होते। तो मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर हमने उनको 10 साल तक फॉलो अप किया, वो बच्चे जो उस समय पनप नहीं रहे होते, आज वो सब लोग 6-6 फुट के हो चुके हैं उन्हीं इनहेलर्स पे। तो दैट मीन्स कम्प्लीटली सेफ है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट में अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, आफ्टर ट्रीटमेंट क्या पर्टिकुलर प्रिकॉशंस जो कि एस्थमा के पेशेंट्स को फॉलो करने चाहिए? देखिए, जिन केसेस में डेफिनेट एक्सपोजर है, जैसे कि फैक्ट्री में केमिकल्स का, जैसे डाइज हैं, एसीटेट्स हैं, पेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हमारे चक्की वाले हैं, हलवाई हैं, जहाँ धुएं एक्सपोजर हो रहे हैं, बाकी हमारे किसान भाई हैं जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमें हार्वेस्ट सीजन में आता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में धान कटाई जो कि अभी दशहरे दिवाली के पास होती है, और फिर हमारी गेहूं कटाई जो यूजुअली मार्च अप्रैल सीजन में होती है, उन सीजन में जब उनका हार्वेस्ट की जो धूल उड़ती है वो सीवियर एस्मा करती है। और गृहिणियों के लिए भी मैं इसमें ऐड करूं, क्योंकि वो लोग जो कि घर में झाड़ू का काम कर रही हैं विशेषकर, और दूसरा जो सब्जी दाल में छौंक के टाइम में भी बहुत धुएं का वो हो रहा है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल एक अभी तो मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, पर दुपट्टा और वो आपके पास हमेशा है। गाँव से भी जो मरीज आते हैं उनके पास भी एक ना एक साफा तो ज़रूर रहता है, कम से कम वो नाक मुंह पे लपेट के एक एक्सपोजर तो कम कर ही सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि उस समय पे अपनी दवाई जरूर लें। वो ऐसा वेट नहीं करें कि मैं वो बीमार वाले सीजन में दवाई लूंगा, ठीक सीजन में भी दवाई लेंगे तो बीमार सीजन में तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एसएसबी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में, अगर एस्थमा का पेशेंट यहाँ पर कंसल्ट करता है एंड वो डेफिनेटली एक सीवियर कंडीशन में है, तो क्या क्या वो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेल कर सकता है? देखिए, अगर सीवियर कंडीशन में पेशेंट आता है इमरजेंसी में, यूजुअली वो कम ऑक्सीजन लेके आता है,
तो सबसे पहले इमरजेंसी टीम उनको हैंडल करके उसको स्टेबलाइज करती है। और कई बार पेशेंट इतना भी सीरियस होता है कि कई बार उसको आईसीयू में एडमिशन का ज़रूरत पड़ता है, तो हमारे यहाँ आईसीयू फुली इक्विप्ड है। हमारे पास हर प्रकार का संसाधन है, मशीन्स हैं, नेबुलाइजर्स लेटेस्ट हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास सीपैप बाईपैप मशीन्स हैं, जिनसे कि हम लोग को बहुत बार हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना ही नहीं पड़ता। हम दवाइयों के माध्यम से और इन मशीन के माध्यम से ही पेशेंट 2-4 दिन में एक रिलीफ स्टेज में आ जाता है, जिससे लेटर ऑन उसको स्टेबलाइज करके वार्ड या रूम में भेजा जा सकता है और यूजुअली घर भी जा सकता है। जो मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, कई बार उनको फर्स्ट टाइम डायग्नोस होता है, तो डायग्नोसिस के लिए भी हमारे पास फुली इक्विप्ड पल्मोनरी फंक्शन लैब है और हमारे पास फिनो नाम की मशीन है, जिसके अंदर हम छोटे बच्चों का एस्मा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो आज हमने बात करी एस्थमा के बारे में। अगर आपको भी एस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी भी तरह की इन्फ्लेम्ड या स्वेलिंग जैसी कंडीशन आपको है, तो आपको डिले नहीं करना है, बल्कि विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको एसएसवी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है। बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम को डिले करते हैं तो माइनर से लेकर सिवियर कंडीशन तक भी एस्थमा के पेशेंट को प्रॉब्लम को झेलना पड़ सकता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करें। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, stay safe, take care.